नमस्कार। आज हमारे सामने भारत के भूगोल से जुड़े कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े और तथ्य हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए जरा इनकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि भारत की विशालता को समझने के लिए इनमें क्या खास है। शुरुआत करते हैं इसके साइज और आबादी से। हाँ करते हैं। तो देखिए भारत का जो कुल एरिया है वो करीब 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 3.28 मिलियन, काफी बड़ा है। हाँ सुनने में बड़ा लगता है, पर दुनिया की कुल जमीन का ये सिर्फ महज 2.4% ही है। अच्छा, सिर्फ 2.4%? हाँ, जी। और अगर आबादी की बात करें तो हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं। दुनिया की करीब 17% आबादी यहीं भारत में रहती है। और एक बात और है ना कि भारत पुराने गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। बिल्कुल सही। वो प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट जो लाखों साल पहले टूट गया था। खैर ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं सीमाओं पर। जमीनी और समुद्री दोनों ही काफी लंबी हैं भारत की। हाँ, पहले जमीनी सरहद की बात करते हैं, स्थलीय सीमा जिसे कहते हैं। हाँ, तो ये जो जमीनी बॉर्डर है ये करीब 15,200 किलोमीटर लंबा है। बहुत लंबा। 15,200 किलोमीटर, और ये कई देशों से घिरा हुआ है ना? बिल्कुल, कई पड़ोसी देश हैं और अगर लंबाई के हिसाब से देखें तो सबसे लंबी सीमा पता है किसके साथ है? चीन या पाकिस्तान? नहीं, यही तो इंटरेस्टिंग बात है। सबसे लंबी है बांग्लादेश के साथ, करीब 4096 किलोमीटर। ओह, बांग्लादेश! ये वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, बांग्लादेश के बाद फिर चीन का नंबर आता है, फिर पाकिस्तान जिसकी सीमा करीब 3323 किलोमीटर है। ओके, और पाकिस्तान के बाद? उसके बाद नेपाल है 1751 किलोमीटर, फिर म्यांमार 1643 किलोमीटर, फिर भूटान लगभग 699 किलोमीटर। और सबसे छोटी? सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, सिर्फ 106 किलोमीटर, जो अब लद्दाख वाले इलाके से जुड़ती है। ये जानना भी जरूरी होगा कि कौन से राज्य या यूटीज किस देश से लगते हैं। जैसे पाकिस्तान से कौन कौन जुड़ा है? हाँ देखिए, पाकिस्तान की सीमा लगती है गुजरात से, राजस्थान, पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो अब यूटी है। ठीक है। और चीन के साथ? वो सीमा तो अक्सर खबरों में रहती है। हाँ, वो काफी महत्वपूर्ण है। चीन के साथ देखिए लद्दाख यूटी है, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। अच्छा। और बांग्लादेश का आपने बताया सबसे लंबी सीमा है, तो उससे कौन से राज्य लगते हैं? बांग्लादेश से लगते हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य। अच्छा, कुछ ऐसे भी राज्य या यूटीज हैं जिनकी सीमाएं 3-3 देशों से मिलती हैं। ये तो बड़ी खास बात हुई। हाँ बिल्कुल है, 4 ऐसी जगह हैं। एक तो सिक्किम है जो नेपाल, भूटान और चीन तीनों से जुड़ा है। सिक्किम, ओके। फिर है अरुणाचल प्रदेश, वो भूटान, चीन और म्यांमार से। तीसरा है पश्चिम बंगाल जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगता है। पश्चिम बंगाल भी, अच्छा। और चौथा है लद्दाख यूटी, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीनों से सीमा साझा करता है। इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये तो बात हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की। अब अगर भारत के अंदर देखें तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है अक्सर कि वो कई राज्यों से घिरा है। हाँ बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों और साथ में दिल्ली जो यूटी है उससे अपनी सीमा शेयर करता है। 8 राज्य और एक यूटी। हाँ, जो कि सबसे ज्यादा है। इसीलिए वो राजनीतिक और ट्रांसपोर्ट के नजरिए से इतना अहम है। और दूसरी तरफ अगर सबसे कम की बात करें तो सिक्किम है जो सिर्फ पश्चिम बंगाल से जुड़ा है, और मेघालय जो सिर्फ असम से जुड़ा है। ये बस एक एक राज्य से ही लगते हैं। अच्छा, ये तो हो गई जमीनी सरहदों की बात। अब जरा समुद्री किनारों की तरफ चलते हैं। कोस्टलाइन भी तो काफी लंबी है भारत की। हाँ बिल्कुल है। अगर हम आइलैंड्स को भी मिला लें, मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वगैरह, हाँ। तो टोटल कोस्टलाइन करीब 7,516.6 किलोमीटर है। 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा। जी। और अगर सिर्फ मेनलैंड की बात करें, मुख्य भूमि की, तो वो लगभग 6100 किलोमीटर है। और इस कोस्टलाइन पर कौन-कौन से राज्य और यूटीज हैं? गुजरात से शुरू होकर? हाँ, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये तो राज्य हो गए। और यूटीज भी हैं। हाँ, यूटीज में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, दमन व दीव है और पुदुचेरी। इसमें सबसे लंबी कोस्टलाइन किस राज्य की है? वो गुजरात की है, करीब 1214 किलोमीटर। गुजरात, ओके। और सबसे छोटी? सबसे छोटी है गोवा की, सिर्फ 101 किलोमीटर। ये लंबी तटरेखा व्यापार के लिए, सुरक्षा के लिए, दोनों लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब जरा भारत के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड विस्तार को समझते हैं, मतलब अक्षांश और देशांतर। हाँ, तो भारत का जो मुख्य भूभाग है
वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। ठीक है। और देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। इसी फैलाव के कारण जो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो ज्यादा है ना? हाँ, नॉर्थ से साउथ लंबाई करीब 3214 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट चौड़ाई थोड़ी कम, लगभग 2933 किलोमीटर है। ये आंकड़े सच में भारत की विशालता दिखाते हैं। बिल्कुल, और इसी से जुड़े हैं भारत के सबसे उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट्स। हाँ, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल। सही। सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। और सबसे नॉर्थ वाला? सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो अब लद्दाख में पड़ता है। अब दो बहुत जरूरी काल्पनिक रेखाओं की बात करते हैं जो भारत से गुजरती हैं, कर्क रेखा और मानक समय रेखा। हाँ, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भारत के लगभग बीच से निकलती है। और कितने राज्यों से होकर जाती है? ये 8 राज्यों से गुजरती है। हाँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य। इसका असर वहां के मौसम पर भी पड़ता होगा? निश्चित रूप से। और दूसरी अहम रेखा है भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन। हाँ, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसी रेखा पर जो लोकल टाइम होता है उसे ही पूरे भारत का स्टैंडर्ड टाइम मतलब IST माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का ईस्ट वेस्ट फैलाव काफी ज्यादा है, करीब 30 डिग्री देशांतर का फर्क है। हाँ, आपने बताया था। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लोकल टाइम में करीब 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अगर सब अपना अपना लोकल टाइम इस्तेमाल करें तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, तो पूरे देश में एक ही समय रखने के लिए ये मानक रेखा तय की गई। बिल्कुल, इसी से घड़ियों में एक रूपता रहती है। मतलब ये सारी चीजें, सीमाएं, ये विस्तार, कर्क रेखा, मानक समय रेखा, ये सब मिलकर भारत की एक पूरी भौगोलिक तस्वीर बनाती हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। ये विशाल बॉर्डर, ये लंबी कोस्टलाइन, ये लोकेशन, भारत के लिए इसके कई फायदे भी हैं और कुछ चुनौतियां भी। बिल्कुल, ये भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशन को भी तय करती है। सही कहा। तो ये सोचने वाली बात है कि भारत की इतनी लंबी तटरेखा और इतने सारे अलग अलग मिजाज के पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं के रणनीतिक, आर्थिक और शायद सांस्कृतिक मायने क्या हो सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। इन भौगोलिक तथ्यों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हिमालय पर्वत श्रृंखला ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि हमारे भूगोल और संस्कृति का आप कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। आज हम इसके अलग अलग भागों और विशेषताओं को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस विशाल पर्वतमाला की परतें खोलते हैं। जी हाँ, और देखिए, हिमालय भूवैज्ञानिक रूप से ना काफी नए हैं और संरचनात्मक रूप से ये वलित पर्वत हैं, मतलब फोल्ड माउंटेन्स। अच्छा, वलित पर्वत। हाँ, और दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां भी यहीं पर हैं। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि इन्हें लंबाई और चौड़ाई दोनों हिसाब से कैसे बांटा गया है। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर जो फैली हैं इसकी मुख्य श्रेणियां, उन पर एक नजर डालते हैं। ये समानांतर विस्तार समझना काफी जरूरी है मेरे ख्याल से। एकदम सही। तो मुख्य रूप से अगर हम उत्तर से दक्षिण चलें तो 4 समानांतर श्रृंखलाएं दिखती हैं। 4 है, ओके जी। सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय। इसमें काराकोरम, लद्दाख और ज़ंस्कार श्रेणियां आती हैं। काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार, ठीक है। और एक खास बात इसमें यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 मतलब गॉडविन ऑस्टिन, K2, हाँ, वो इसी काराकोरम श्रेणी में है, महान हिमालय में नहीं। ये कई बार कंफ्यूजन होता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। K2 ट्रांस हिमालय में है। जी, और सियाचिन जैसे बड़े ग्लेशियर भी इसी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में हैं। और जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और ज़ंस्कार श्रेणियों के बीच से बहती है। अच्छा, सिंधु नदी इनके बीच से, ओके। तो ये हुआ ट्रांस हिमालय। उसके दक्षिण में फिर? इसके ठीक दक्षिण में आता है महान हिमालय। इसे हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री, हाँ, सुना है। ये सबसे ऊंची और सबसे निरंतर मतलब बिना टूटी हुई कंटिन्यूअस श्रृंखला है। औसत ऊंचाई अंदाजा लगाइए लगभग 6000 मीटर। 6000 मीटर औसत?
बाप रे। हाँ, और दुनिया की जो सबसे प्रसिद्ध चोटियां हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं, सागर माथा, हाँ। कंचनजंगा सिक्किम में, नंदा देवी उत्तराखंड में, ये सब इसी हिमाद्री का हिस्सा हैं सारी बड़ी चोटियां यही हैं। ज्यादातर। और इसका जो कोर है, अंदरूनी हिस्सा, वो ग्रेनाइट का बना है, काफी मजबूत। अच्छा, ग्रेनाइट, ठीक है। और हिमाद्री के और दक्षिण में जाएं तो हिमाद्री के दक्षिण में फिर मिलता है लघु हिमालय। इसको हिमाचल भी कहा जाता है। हिमाचल हिमालय, ओके। इसकी ऊंचाई हिमाद्री से कम है, मतलब 37,000 से 4500 मीटर के बीच, मोटा मोटा। इसमें पीर पंजाल श्रेणी है जो लघु हिमालय की सबसे लंबी रेंज है। पीर पंजाल सबसे लंबी है लघु हिमालय में, ठीक है जी। इसके अलावा धौलाधार, महाभारत श्रेणियां, ये सब प्रमुख हैं। और जो खूबसूरत घाटियां हैं जैसे कश्मीर घाटी, कांगड़ा, कुल्लू, हाँ हाँ बिल्कुल। और हमारे हिल स्टेशंस शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सब इसी हिमाचल रेंज में आते हैं। वाह, मतलब घूमने फिरने की ज्यादातर पॉपुलर जगह इसी रेंज में है। बिल्कुल। और इसके बाद सबसे बाहरी, सबसे दक्षिण वाली श्रृंखला, सबसे दक्षिण में शिवालिक। एकदम सही, बाह्य हिमालय, जिसे शिवालिक कहते हैं। ये हिमालय के सबसे नई बनी हुई और सबसे कम ऊंची श्रृंखला है। औसत ऊंचाई बस 900 से 1100 मीटर के आसपास। बस इतनी? हाँ। 900 से 1100 मीटर? हाँ। और इसका निर्माण कैसे हुआ? जो नदियां ऊपर से बहकर आती है ना, वो अपने साथ बहुत सारा मलबा, अवसाद लाती हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर। अच्छा, उन्हीं के जमने से ये बनी हैं। और ये अवसाद अभी पूरी तरह ठोस चट्टान नहीं बने हैं, मतलब असंपीड़ित हैं। ओहो, इसीलिए शायद यहाँ लैंडस्लाइड्स भी ज्यादा होते होंगे। बिल्कुल, ये क्षेत्र भूस्खलन के प्रति काफी संवेदनशील है। और एक और बात, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में ना कुछ लंबी सपाट घाटियां मिलती हैं। हाँ, उन्हें क्या कहते हैं? पश्चिम में इन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून। अच्छा, देहरादून, हाँ। और पूर्व में इन्हें द्वार कहा जाता है। दून और द्वार, समझ गए। तो ये हो गई 4 परतें, उत्तर से दक्षिण, ट्रांस, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। जी हाँ। अब जरा पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं। सुना है नदियों ने भी इसे बांटा है, ये कैसे है? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है हिमालय को रीजनली समझने का। नदी घाटियों के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर इसके मुख्य रूप से 4 क्षेत्रीय विभाजन हैं। 4 रीजनल डिविजन्स, ओके। पहला है पंजाब हिमालय। ये सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र है। इसे कई बार कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कह देते हैं, इसी हिस्से को। सिंधु और सतलुज के बीच पंजाब हिमालय। ठीक है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय। ये सतलुज नदी और काली नदी के बीच का हिस्सा है। सतलुज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय। तीसरा है नेपाल हिमालय। ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है और ये इन चारों में सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच। जी। और चौथा और सबसे पूर्वी भाग है असम हिमालय। ये तीस्ता नदी और दिहांग नदी यानी ब्रह्मपुत्र के बीच फैला है। तीस्ता और दिहांग ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। वाह, मतलब सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक नदियों ने कैसे इस विशाल पर्वतमाला को अलग अलग पहचान दी है। बिल्कुल, ये विभाजन भी काफी महत्वपूर्ण है समझने के लिए। अच्छा, इस पूरे हिमालयी क्षेत्र में झीलें भी तो बहुत हैं, कुछ खास झीलें? हाँ हाँ, झीलें तो बहुत हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में गिनी जाती है। वुलर झील, हाँ। वहीं पे डल झील है जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। लद्दाख में जाएं तो पैंगोंग त्सो है, त्सुमोरिरी है। ये बहुत ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झीलें हैं। पैंगोंग, हाँ, वो तो बहुत फेमस है। जी। और उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, सातताल, ऐसी कई झीलें हैं। ये झीलें सिर्फ सुंदर ही नहीं हैं, बल्कि वहाँ के पर्यावरण, पर्यटन और जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। सही बात है। तो हमने देखा कि हिमालय कितना विशाल है, कितना कॉम्प्लेक्स है। अलग अलग ऊंचाई वाली श्रृंखलाएं, सुंदर घाटियां, नदियां और फिर पश्चिम से पूर्व की अलग क्षेत्रीय विविधता। बिल्कुल। और ये सोचना भी जरूरी है कि ये पहाड़ भूवैज्ञानिक रूप से अभी भी, मतलब आज भी सक्रिय हैं। हाँ। ये युवा पर्वत हैं। हाँ। और इनमें हलचल होती रहती है। ये लगातार ऊपर उठ रहे हैं। अच्छा, ये अभी भी एक्टिव है? जी हाँ। तो ये जो निरंतर गतिशीलता है, जो हलचल है, इसका इस क्षेत्र के पर्यावरण पर, जो कि काफी नाजुक है, और यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों के जीवन पर भविष्य में क्या असर पड़ सकता है, ये एक सोचने वाली बात है। हाँ,
ये वाकई एक गहरा सवाल है, इस पर सोचना तो बनता है। इस बारे में आप सब क्या सोचते हैं? ये जो निरंतर बदलाव हो रहा है हिमालय में, इसका भविष्य क्या हो सकता है? सोचिएगा जरूर। तो चलिए भारत के कुछ बेहद महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रों यानी माउंटेन पासेस की चर्चा करते हैं। हाँ, ये सिर्फ पहाड़ों को पार करने के रास्ते नहीं हैं, बल्कि हमारी कनेक्टिविटी, व्यापार और सामरिक सुरक्षा के लिए भी इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन पर अक्सर सवाल बनते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये दर्रे असल में पहाड़ों के बीच आप कह सकते हैं कुदरती रास्ते होते हैं। हाँ। जो अलग अलग घाटियों और इलाकों को जोड़ते हैं। आज हम यही समझेंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ है, किन जगहों को जोड़ता है और उसकी क्या खासियत है। जी। ये सारी बातें परीक्षाओं के नजरिए से जानना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत उत्तर से करते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ कौन कौन से दर्रे सबसे अहम हैं? देखिए, जम्मू को श्रीनगर यानी कश्मीर घाटी से जोड़ने के लिए 2 प्रमुख दर्रे हैं। हाँ। एक बनिहाल दर्रा। हाँ, जवाहर सुरंग वाला। जी हाँ, जहाँ जवाहर सुरंग बनी है। हाँ। और दूसरा है पीर पंजाल दर्रा। अच्छा। फिर कश्मीर घाटी को आगे गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से जोड़ने वाला वो ऐतिहासिक बुर्जिल दर्रा है। और लेह तक पहुंचने के लिए कश्मीर घाटी से लेह का रास्ता तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, वो है जोजिला दर्रा। ये कश्मीर घाटी को लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ता है। और ये सामरिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारी बर्फबारी के कारण ये अक्सर बंद रहता है। हाँ, सुना है, जिससे लद्दाख का संपर्क कट जाता है। जी। इसी क्षेत्र में काराकोरम दर्रा भी है। काराकोरम? हाँ, जिसे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। ये भारत को चीन से जोड़ता है, मतलब उस तरफ। अच्छा, और वो सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क वाला दर्रा कौन सा था? मैंने खारदुंगला के बारे में सुना था। हाँ, खारदुंगला दर्रा। ये लेह को नुब्रा घाटी और सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। जी। और कई सालों तक इसे दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क वाला दर्रा माना जाता था। पर अब नहीं है। नहीं, अब ये रिकॉर्ड उमलिंगला दर्रे के पास है। उमलिंगला? जी, उमलिंगला। ये पूर्वी लद्दाख में है। चिसुमले को डेमचोक से जोड़ता है। ये एक वाकई में बड़ी उपलब्धि है। ये जाना तो बहुत दिलचस्प है। चलिए अब थोड़ा दक्षिण की ओर आते हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रों पर। यहाँ की क्या स्थिति है? हिमाचल प्रदेश में भी कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं। सबसे प्रसिद्ध शायद रोहतांग दर्रा है। हाँ, रोहतांग तो बहुत फेमस है। जी, ये कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। टूरिज्म और कनेक्टिविटी दोनों के लिए बहुत अहम है। और अब तो अटल टनल भी बन गई इसके नीचे। बिल्कुल, अटल टनल इसी दर्रे के नीचे बनी है, जिससे लाहौल घाटी अब लगभग साल भर जुड़ी रहती है। इसने तो वाकई सफर बहुत आसान कर दिया होगा। अच्छा, और लेह को जोड़ने वाला कोई और दर्रा हिमाचल में है? हाँ, बारालाचाला दर्रा। बारालाचाला? जी, ये मनाली लेह हाईवे पर पड़ता है। ये लाहौल क्षेत्र को लेह यानी लद्दाख से जोड़ता है। ये भी काफी ऊंचाई पर है, तो सर्दियों में बंद रहता है। ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है, शिपकिला। शिपकिला, इसकी क्या खासियत है? शिपकिला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दर्रे से सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। अच्छा, सतलुज का प्रवेश द्वार। हाँ, कह सकते हैं। ये भारत चीन सीमा पर किन्नौर जिले में स्थित है। समझ गई। अब उत्तराखंड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी तिब्बत सीमा से जुड़े दर्रे होंगे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रे हैं जो भारत को तिब्बत यानी चीन से जोड़ते हैं। कौन कौन से? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। माना, नीति, लिपुलेख। हाँ, ये तीनों ही कुमाऊं क्षेत्र में हैं और इनका इस्तेमाल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी होता रहा है। लिपुलेख दर्रे का नाम मैंने ट्राई जंक्शन के संदर्भ में भी सुना है। कुछ विवाद भी था शायद। बिल्कुल सही। लिपुलेख दर्रा एक कह सकते हैं संवेदनशील बिंदु पर स्थित है, जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं या बहुत करीब हैं। इसी ट्राई जंक्शन की स्थिति के कारण इसका सामरिक महत्व और भी बढ़ जाता है। समझ गया। अब थोड़ा पूर्वोत्तर की ओर चलते हैं, सिक्किम। हाँ। वहां कौन से प्रसिद्ध दर्रे हैं? सिक्किम में 2 दर्रे बहुत मशहूर और महत्वपूर्ण हैं। एक तो नाथुला। नाथुला, हाँ सुना है। और दूसरा जलेपला। जलेपला। जी, ये दोनों ही दर्रे सिक्किम को तिब्बत के चुम्बी घाटी क्षेत्र से जोड़ते हैं। अच्छा, चुम्बी घाटी। हाँ, नाथुला तो ऐतिहासिक रेशम मार्ग का भी हिस्सा रहा है और 2006 में इसे व्यापार के लिए फिर से खोला भी गया था। तो व्यापार और सामरिक दोनों नजरिए से अहम है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है दोनों। और आखिर में अरुणाचल प्रदेश, वहां के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण दर्रा है बोमडिला। बोमडिला। हाँ, ये तवांग शहर को असम के मैदानी इलाकों मतलब तेजपुर से जोड़ता है। तवांग मठ वाला रास्ता। जी हाँ, बिल्कुल। तवांग मठ की वजह से ये रास्ता काफी अहम है।
इसके अलावा दिहांग दर्रा भी इसी राज्य में है। और वो दर्रा जो म्यांमार से जोड़ता है? वो है दिफू दर्रा। दिफू? हाँ, दिफू। ये अरुणाचल प्रदेश के एकदम पूर्वी हिस्से में है और भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अच्छा। ये भी एक ट्राई जंक्शन के नजदीकी पड़ता है जहां भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं पास-पास हैं। तो ये थी भारत के कुछ प्रमुख पर्वतीय दर्रों की जानकारी। ये रास्ते सिर्फ भौगोलिक लैंडमार्क्स नहीं हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और यहाँ तक कि संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से। और परीक्षाओं के लिए, जैसा हमने बात की, इनकी लोकेशन, ये किन क्षेत्रों को जोड़ते हैं और इनसे जुड़ी कोई खास बात, जैसे कोई नदी कहाँ से आ रही है या कोई सुरंग या ट्राई जंक्शन, ये सब याद रखना जरूरी है। हाँ। इस पर सोचना भी दिलचस्प होगा कि जब ये ऊंचे दर्रे मौसम के कारण, मतलब बर्फबारी से, महीनों बंद रहते हैं। हाँ, कई कई महीनों के लिए। जी, तो वहां के स्थानीय जीवन पर, व्यापार पर और हमारी सीमा प्रबंधन पर इसका क्या और कैसा असर पड़ता होगा, ये अपने आप में एक अहम मुद्दा है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। अच्छा, अगर इन दर्रों से जुड़ा कोई रोचक तथ्य या अनुभव हमारे श्रोता जानते हो तो वो भी जरूर साझा कर सकते हैं। अब हमारा अगला विषय है प्रायद्वीपीय पठार, मतलब पेनिनसुलर प्लेटो। ये भारत का ना सबसे बड़ा और सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है। कहते हैं गोंडवाना लैंड का हिस्सा था ये। तो इसकी बनावट, इसके भाग, ये सब समझना एग्जाम के लिए तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। और देखिए, ये इतना बड़ा है कि इसे ठीक से समझने के लिए हम इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हो गया आपका केंद्रीय उच्च भूमि यानी सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा है दक्कन का पठार, डेक्कन प्लाटो, और तीसरा जो मतलब खनिजों के लिए बहुत मशहूर है, छोटा नागपुर पठार। अच्छा, तो फिर चलिए शुरू करते हैं केंद्रीय उच्च भूमि से। इसका फैलाव नर्मदा नदी के उत्तर में है ना? हाँ, नर्मदा के उत्तर वाला हिस्सा। इसमें देखिए, सबसे पहले आता है मालवा पठार। ये अरावली और विंध्य पहाड़ियों के बीच में पड़ता है और यहाँ की सबसे खास चीज है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी? अच्छा। हाँ, ये असल में बेसोल्टिक चट्टान, मतलब जो लावा ठंडा होके बनता है ना, उसके टूटने से बनी है। इसीलिए कपास वगैरह के लिए बहुत उपजाऊ है। और यहाँ से कई नदियां निकलती हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब आगे जाकर यमुना में मिल जाती हैं। अच्छा, और इसके उत्तर पश्चिम में तो वो मशहूर अरावली पहाड़ियां हैं। सुना है ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से है। सही सुना है आपने। अरावली ये दुनिया के प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं, मतलब ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में से एक है। हाँ। हालांकि अब तो ये काफी घिस चुकी है, तो इसे अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। पर इसकी सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर, माउंट आबू के पास, वो 1722 मीटर है। ओहो, 1722 मीटर, ठीक है। और मालवा के दक्षिण में नीचे की तरफ? वहां है विंध्य रेंज, विंध्य श्रृंखला। ये एक ब्लॉक पर्वत है, मतलब जमीन का एक बड़ा टुकड़ा आसपास की जमीन से ऊपर उठ गया है। यहीं से आपकी नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। नर्मदा और सोन? हाँ, और ये अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, जिसे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न या अरिया अववाह प्रतिरूप कहते हैं। और हाँ, एक और चीज, यहीं पन्ना की खानें हैं। पन्ना मतलब हीरे वाली? जी हाँ, हीरे के लिए मशहूर। और विंध्य के और दक्षिण में जाएं तो सतपुड़ा रेंज आ जाती है। वैसे केंद्रीय उच्च भूमि में बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार भी इसी का हिस्सा माने जाते हैं। तो ये हो गया केंद्रीय उच्च भूमि का इलाका। अब नर्मदा के दक्षिण में चलते, दक्कन के पठार की ओर। बिल्कुल। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में ये एक त्रिभुज जैसा ट्रायंगल भूभाग है, दक्कन का पठार। इसके उत्तर में सतपुड़ा है, महादेव, कैमूर, मैकाल, ये सब पहाड़ियां इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। हाँ। और इसका जो ढलान है ना, सामान्य ढलान, वो पूरब की तरफ है। अच्छा, पूरब की तरफ। इसीलिए बड़ी नदियां उधर बहती हैं। हाँ। इसीलिए आप देखेंगे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बड़ी नदियां पश्चिम से निकलकर पूरब में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इसके पश्चिमी किनारे पर वो तो वेस्टर्न घाट्स है ना? पश्चिमी घाट्स। हाँ। ये काफी लगातार है, मतलब कंटिन्यूअस। एकदम सही। पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं, ये बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़े हैं, तापी नदी के मुहाने से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक। इनकी औसत ऊंचाई भी ज्यादा है, करीब 900 से 1600 मीटर। और जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। अच्छा। सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं यहाँ की? सबसे ऊंची है अनाईमुड़ी, जो अन्नामलाई पहाड़ियों में है, करीब 2695 मीटर। और दूसरी है डोडा बेटा, नीलगिरी पहाड़ियों में, 2637 मीटर। यहाँ पर समुद्र से आने वाली हवाएं इन घाटों से टकराकर ऊपर उठती हैं और खूब बारिश करती हैं। इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। हाँ। और यहाँ कुछ जरूरी दर्रे भी हैं,
थालघाट, भोरघाट, पालघाट ये रास्ते देते हैं आर पार जाने के। समझ गए। और फिर इसके सामने पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट है, वो इतने कंटिन्यूअस नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट्स ये काफी कटे फटे हैं, डिसकंटिन्यूअस, और इनकी औसत ऊंचाई भी कम है, लगभग 600 मीटर। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बड़ी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन्होंने इन्हें काट दिया है अपना रास्ता बनाते हुए। अच्छा, नदियों ने काट दिया। हाँ, इनकी सबसे ऊंची चोटियों में महेंद्रगिरी 1501 मीटर और जिंदागाड़ा 1690 मीटर गिनी जाती हैं। और ये दोनों घाट पूर्वी और पश्चिमी, ये नीचे दक्षिण में जाकर नीलगिरी पहाड़ियों में मिल जाते हैं। नीलगिरी में मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर, छोटा नागपुर पठार। हाँ, छोटा नागपुर पठार ये मुख्य रूप से तो झारखंड में है, पर इसका फैलाव पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ तक भी है। ये इलाका भारत का खनिज हृदय कहलाता है। मिनरल हार्टलैंड। हाँ, खनिज हृदय मतलब यहाँ बहुत मिनरल्स हैं। बहुत ज्यादा, खासकर कोयला। इतने खनिज हैं यहाँ कि इसे भारत का रूर भी कहते हैं, जर्मनी के रूल औद्योगिक प्रदेश के नाम पर। यहाँ की मुख्य नदियां दामोदर और सुवर्णरेखा हैं। इसके भी कुछ उपभाग हैं क्या, जैसे आपने केंद्रीय उच्च भूमि के बताए थे? हाँ, हैं। जैसे रांची का पठार है, हजारीबाग पठार है। हजारीबाग पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, 1365 मीटर। कोडरम्मा पठार है जो अभ्रक के लिए जाना जाता है, और इसकी उत्तर पूर्वी सीमा पर राजमहल की पहाड़ियां हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि ये प्रायद्वीपीय पठार कितना विविध है। पुरानी अरावली पहाड़ियों से लेकर यहाँ की नदियाँ, काली मिट्टी और फिर खनिजों का भंडार, और पश्चिमी घाट जैसी जैव विविधता वाली जगह भी। बिल्कुल, ये क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न है, और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है। वो ये कि इस पठारी क्षेत्र के जो अपार संसाधन हैं, इनका हम धारणीय उपयोग कैसे सुनिश्चित करें। मतलब विकास भी हो और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। ये संतुलन कैसे बने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। ये वाकई में एक अहम मुद्दा है जिस पर सोचना जरूरी है। इस बारे में आप सब क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। चलिए, भारत के कुछ प्रमुख भौगोलिक हिस्सों पर एक नजर डालते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से काफी अहम है। बिल्कुल। हम उत्तरी मैदानों से शुरू करेंगे और फिर तटों, द्वीपों, रेगिस्तानों और बंदरगाहों की मुख्य बातें जानेंगे। हाँ, और ये समझना भी दिलचस्प है कि भारत भौगोलिक रूप से कितना विविध है ना? हम कोशिश करेंगे कि इन हिस्सों की लोकेशन और इनकी खास पहचान को समझें। अच्छा, तो ये मैदानों का विभाजन बड़ा दिलचस्प लगता है। भाबर, तराई, बांगर, खादर सुनने में तो आसान है, पर इनमें असल फर्क क्या है? जैसे भाबर, जो हिमालय के बिल्कुल नीचे है। हाँ, तलहटी में। वहां नदियां जैसे कंकड़ पत्थरों में गायब सी हो जाती हैं। सही कहा। वो असल में गायब नहीं होती, बस पत्थरों के नीचे बहने लगती हैं। और फिर वही नदियां तराई क्षेत्र में, जो थोड़ा और दक्षिण में है, वहां फिर से सतह पर आ जाती हैं। अच्छा। हाँ, और इसीलिए वो इलाका दलदली, नम और घने जंगलों वाला बन जाता है। इसके बाद आते हैं बांगर और खादर। बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये नदी घाटी से थोड़ी ऊंची जमीन होती है जहां बाढ़ का पानी आमतौर पर नहीं पहुंचता। और खादर? खादर बिल्कुल नदी के पास का निचला इलाका है। यहाँ लगभग हर साल बाढ़ आती है। हाँ। और नई उपजाऊ मिट्टी की परत बिछ जाती है। ओह अच्छा, तो ये ज्यादा उपजाऊ है। बिल्कुल, इसीलिए खादर क्षेत्र खेती के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। इसी खादर की बेजोड़ उर्वरता ने ही आप देखें तो उत्तर भारत को इतनी घनी आबादी वाला और कृषि प्रधान बनाया है। ये अंतर समझना कृषि के लिहाज से बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैदानों से आगे बढ़ते हैं तटों की तरफ। भारत की तटरेखा तो बहुत लंबी है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़े हैं। हाँ जी, करीब 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा। पश्चिमी तट की बात करें तो वहां काठियावाड़, कोंकण और मालाबार तट हैं। एक खास बात यह है कि यहाँ नदियां डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि क्या कहते हैं उसे, एस्चुरी, मतलब नदी का मुहाना, जहां वो सीधे समुद्र के खारे पानी में मिल जाती है बिना कोई डेल्टा बनाए। हाँ, एस्चुरी। और पश्चिमी तट की एक और खासियत है, कयाल। कयाल? हाँ, बैकवाटर्स, जैसे केरल की वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलें। ये असल में लेगून है। समुद्र का पानी जमीन में अंदर तक आ जाता है। पर्यटन के लिए भी ये बहुत मशहूर है। अच्छा। और पूर्वी तट? पूर्वी तट पर आपको उत्कल तट, ओडिशा, फिर उत्तरी सिरकार, आंध्रा,
और कोरोमंडल तट तमिलनाडु मिलेंगे। यहाँ पश्चिमी तट के उलट है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियां बहती हैं और समुद्र में मिलने से पहले विशाल उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। तो यहाँ डेल्टा बनते हैं? हाँ, बड़े बड़े डेल्टा। ये डेल्टा क्षेत्र भी कृषि के लिए, खासकर चावल की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चिल्का झील, पुलकट झील जैसी बड़ी लगून झीलें भी पूर्वी तट पर ही हैं। कमाल है, कितनी विविधता है सिर्फ तटों में ही। अब द्वीपों की ओर चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है और पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। सुना है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी यही है। हाँ, बैरन द्वीप वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये भी याद रखने वाली बात है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट वो ग्रेट निकोबार द्वीप में ही स्थित है। अच्छा। और एक और महत्वपूर्ण चीज, 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ये जरूरी है। और हाँ, यहाँ जारवा, सेंटिनलीज जैसी कुछ बहुत ही प्राचीन जनजातियां भी रहती हैं। सोचिए, वो आज भी बाहरी दुनिया से लगभग अछूती हैं। सच में अद्भुत है। और दूसरी तरफ अरब सागर में? अरब सागर में है लक्षद्वीप। ये पूरी तरह से प्रवाल द्वीपों से बना है, मतलब कोरल आइलैंड्स। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। कोरल आइलैंड्स, वाह। हाँ। यहाँ का एक द्वीप है पिट्टी द्वीप, जिसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। और यहाँ भी महत्वपूर्ण चैनल है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप समूहों से। बहुत जानकारीपूर्ण। द्वीपों के बाद चलिए भारत के पश्चिमी हिस्से यानी रेगिस्तान पर एक नजर डालते हैं। थार रेगिस्तान। ये मुख्य रूप से अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला है। बिल्कुल। यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, साल में 150 मिलीमीटर से भी कम। बहुत कम। इसी वजह से यहाँ की वनस्पति भी वैसी ही है, काटीली झाड़ियाँ वगैरह। और इस शुष्क जलवायु ने यहाँ कुछ अनोखी भू आकृतियाँ बनाई हैं, जैसे रेत के बड़े बड़े टीले, जिन्हें बालुका स्तूप कहते हैं। हाँ, वो तो देखे हैं तस्वीरों में। उनमें भी एक खास तरह के होते हैं बरखान, जो आधे चांद जैसे दिखते हैं। फिर हवा के कटाव से बनी चट्टानें हैं, छत्रक शिला मतलब मशरूम जैसी दिखने वाली रॉक्स। और कहीं कहीं नखलिस्तान भी मिलते हैं, जहां थोड़ा पानी होता है और हरियाली दिख जाती है। ओएसिस जिसे कहते हैं। जैसी खारे पानी की बड़ी झीलें भी इसी रेगिस्तानी इलाके में है। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो अब काफी संकटग्रस्त है, वो भी यहीं पाया जाता है। अच्छा, रेगिस्तान के बाद अब आते हैं बंदरगाहों पर। भारत कितनी लंबी तटरेखा है, तो जाहिर है बंदरगाहों का महत्व तो होगा ही, व्यापार और सामरिक दृष्टि से भी। बिल्कुल। देश में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनका प्रबंधन केंद्र सरकार करती है। 13 मेजर पोर्ट्स। हाँ, और इनके अलावा 200 से भी ज्यादा छोटे या मध्यम दर्जे के बंदरगाह हैं, जो राज्य सरकारों के अधीन काम करते हैं। और इन प्रमुख बंदरगाहों की अपनी अपनी खासियतें भी होंगी। जरूर। जैसे गुजरात का कांडला पोर्ट एक ज्वारीय बंदरगाह है, मतलब यहाँ जहाजों के आने जाने में ज्वार भाटे का इस्तेमाल होता है। मुंबई देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, बहुत व्यस्त रहता है। हाँ, मुंबई तो है ही। फिर मुंबई के पास ही JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसे नहावा शेवा भी कहते हैं, वो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। भारत का ज्यादातर कंटेनर ट्रैफिक यहीं से हैंडल होता है। यानी व्यापार के लिए बहुत अहम। बहुत ज्यादा। फिर दक्षिण में जाएं तो विशाखापट्टनम, ये सबसे गहरा लैंडलॉक्ड बंदरगाह है। और पूर्व में कोलकाता, वो हुगली नदी पर बना एक महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह है। ये सब भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार की जीवन रेखाएं हैं, कह सकते हैं। तो हमने देखा भारत के अलग अलग भौगोलिक हिस्से कितने अनूठे और विविध हैं। मैदानों की अपनी उपजाऊ मिट्टी है, तटों की प्रकृति बिल्कुल अलग अलग है, द्वीपों की अपनी खासियतें हैं, रेगिस्तान का एक अलग ही रूप है और बंदरगाहों का अपना आर्थिक और सामरिक महत्व है। निश्चित रूप से। और ये विविधता सिर्फ भूगोल तक ही सीमित नहीं है ना? ये भारत की अर्थव्यवस्था, यहाँ की संस्कृति, लोगों के रहन सहन, सबको गहराई से प्रभावित करती है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि ये विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र जो हैं, वो भारत की रणनीतिक स्थिति और इसके भविष्य के विकास को किस तरह और कितना प्रभावित करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। काफी गहरा सवाल है। इस पर दर्शक क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।
चलिए आज भारत की जीवन रेखाओं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। मतलब यहाँ की जो मुख्य नदी प्रणालियां हैं, ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से देखें तो काफी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि ये जो बड़े बड़े सिस्टम है ना, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनको थोड़ा आसान बनाएं। हाँ, ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे नदी कहाँ से निकली, कौन सी सहायक नदियां हैं और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें, वो याद रह जाए। सही। तो कहाँ से शुरू करें? सिंधु नदी प्रणाली से। हाँ, सिंधु से ही करते हैं। तो सिंधु नदी ये तिब्बत में निकलती है। कैलाश पर्वत श्रृंखला है ना, वहाँ बोखरचू ग्लेशियर के पास। हाँ, मानसरोवर झील के पास वाला इलाका, वहीं से। इसकी कुल लंबाई भी अच्छी खासी है, करीब 2880 किलोमीटर। हाँ। और भारत में इसका हिस्सा वो लगभग 1114 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, और इसकी जो सबसे खास बात है वो है इसकी बाईं तरफ से मिलने वाली 5 नदियां, पंचनद जिन्हें कहते हैं। हाँ, पंचनद, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। बिल्कुल, ये बाईं ओर से मिलती हैं, दाईं ओर से भी हैं, जैसे श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, छोटी हैं पर हैं। अच्छा। और वो 1960 वाली सिंधु जल संधि, वो भी याद रखनी चाहिए, जिसके हिसाब से भारत इसके पानी का करीब 20% इस्तेमाल कर सकता है। सही कहा। अच्छा, इन पंचनद में भी हर नदी की अपनी कहानी है। जैसे झेलम, इसका पुराना नाम वितस्था था, ये कश्मीर में वेरीनाग से निकलती है और श्रीनगर शहर इसी के किनारे है। हाँ, फिर आती है चेलाब, जिसका पुराना नाम असिकनी, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना? हाँ, सबसे बड़ी। ये हिमाचल में बारालाचाला पास है। वहां से 2 नदियां निकलती हैं, चंद्रा और भागा। उनके मिलने से बनती है चिनाब। ओह अच्छा, चंद्रा और भागा। हाँ, फिर रावी और ब्यास हैं। रावी का पुराना नाम परुष्णी और ब्यास का विपाशा। ये दोनों भी हिमाचल में ही रोहतांग पास के पास से निकलती हैं। रोहतांग पास, हाँ। यहाँ एक खास बात ब्यास के बारे में। ये पंचनद में अकेली ऐसी मुख्य नदी है जो पूरी तरह से भारत में ही बहती है, कहीं बाहर नहीं जाती। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, मतलब पूरी तरह से भारत में। हाँ, और ये सतलुज में मिल जाती है। और सतलुज, जिसका पुराना नाम शुदुद्री था, वो तिब्बत में राकस्थाल से निकलती है। राकस्थाल? और शिपकीला दर्रे से, वो पास है ना, वहां से भारत में एंटर करती है। और जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है वो इसी सतलुज पर बना है। बिल्कुल, ये तो हुई सिंधु प्रणाली की बात। अब आते हैं गंगा पर, भारत की शायद सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणाली। हाँ, कह सकते हैं जीवनदायिनी। ये निकलती है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के पास, गोमुख से, भागीरथी नाम से। हाँ, भागीरथी। और फिर देवप्रयाग में जब अलकनंदा से मिलती है तब इसका नाम गंगा पड़ता है। सही। और इसकी लंबाई भी करीब 2525 किलोमीटर है। पूरा उत्तर भारत का मैदान इसी के दम पर है। सबसे घना बसावा इलाका भी तो है। हाँ बिल्कुल। इसकी सहायक नदियां भी बहुत हैं। उत्तर से देखें तो यमुना, जो खुद एक बड़ी नदी है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी। हाँ, यमुना, फिर घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब उत्तर से। और दक्षिण के पठार से भी नदियां आकर मिलती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन। अच्छा, सोन भी? हाँ, सोन सीधे गंगा में मिलती है। और प्रयागराज का संगम तो खैर सांस्कृतिक रूप से कितना अहम है, गंगा, यमुना और कहते हैं पौराणिक सरस्वती का संगम। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। हाँ, ब्रह्मपुत्र, ये भी मजेदार है। ये भी तिब्बत से ही निकलती है, कैलाश रेंज में ही। मानसरोवर झील के पास एक और ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग, नाम भी अनोखा है। इसकी लंबाई गंगा से भी ज्यादा है, करीब 2900 किलोमीटर। हाँ, पर भारत में इसका हिस्सा कम है, करीब 916 किलोमीटर। अच्छा, इसके नाम भी तो बदलते रहते हैं ना? हाँ, यही तो इसकी खासियत है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब होता है शोधक या अप्योरीफायर। सांगपो। फिर अरुणाचल में जब ये घुसती है तो दिहांग या सियांग कहलाती है। असम में आकर इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। और फिर बांग्लादेश में चली जाती है तो जमुना बन जाती है। इतने सारे नाम। और ये भारत में घुसती कैसे है, वो नामचा बरवा पर्वत के पास से? हाँ बिल्कुल, नामचा बरवा के पास ये एकदम यू टर्न लेती है। मतलब एक बहुत बहुत ही शार्प मोड़ है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ को काट कर आ रही हो। बड़ा नाटकीय प्रवेश है इसका भारत में। वाकई। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं मुख्य? इसकी भी बाईं और दाईं तरफ से सहायक नदियां हैं। बाईं ओर से देखो तो दिबांग है, लोहित है। लोहित को कभी कभी खूनी नदी भी कह देते हैं। खूनी नदी क्यों? शायद मिट्टी के लाल रंग के कारण। फिर धनसिरी भी बाईं ओर से। दाईं ओर से ज्यादा हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, तीस्ता, ये सब प्रमुख है।
मानस, हाँ, मानस नेशनल पार्क भी तो है। हाँ, उसी के नाम पर। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, माजुली, हाँ सुना है। वो असम में इसी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। सोचिए, नदी इतनी चौड़ी हो जाती है कि बीच में पूरा द्वीप बसा है। गजब है। और असम में ये बाढ़ भी तो बहुत लाती। हाँ, असम में इसका पार्ट बहुत चौड़ा है और बारिश के मौसम में इसमें पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि अक्सर बाढ़ आती है, काफी विनाशकारी भी होती है। ये इसकी एक पहचान बन गई है वहाँ। अच्छा, ये जो नदियां बहती हैं, इनके बहने के तरीके भी अलग-अलग होते हैं ना, जिन्हें पैटर्न कहते हैं, ड्रेनेज पैटर्न। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक होता है डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक मतलब पेड़ की शाखाओं जैसा। अच्छा,